आज का जो आईपीसी का टॉपिक हमारा है वो है, उस पर डिस्कस करेंगे हम सेक्शन 82 एंड 83। ये दो सेक्शन एक साथ पढ़े जाएंगे और 84 82 83 82 और 83 एक साथ पढ़ा जाएगा। और 84 ये है अनसाउंडनेस ऑफ माइंड का जो एक्सक्यूज है, यानी कि जो आपको डिफेंस मिलेगा अनसाउंडनेस ऑफ माइंड के ग्राउंड पर, वो 84 पर पढ़ा जाएगा। और 82 और 83 पर पढ़ा जाएगा इन्फेंसी के ग्राउंड पर। देखिए देखिए अगर हम इन सेक्शंस को देखें तो 82 टू 86 जो हम पढ़ेंगे अब अगले 82 से लेकर 86 तक, वो एक प्रकार का डिफेंस ऑफ मेंटल डिसेबिलिटी के टाइप का होगा। डिफेंस ऑफ मेंटल डिसेबिलिटी यानी कि मानसिक असमर्थता का बचाव मिलता है। देखिए, आप इस बात को तो मानते हैं कि आपराधिक दायित्व के लिए अगर आपको किसी व्यक्ति को क्रिमिनल लायबिल मानना है तो ये तो एक क्रिमिनल क्राइम का एक जनरल रूल है कि मेंसरिया इज मैंडेटरी एलिमेंट फॉर द क्रिमिनल लायबिलिटी। ठीक है, आपराधिक दायित्व के लिए अभियुक्त में दुराशय का होना एक अनिवार्य तत्व है। माने जब तक दुराशय नहीं होगा, जनरली यही माना जाता है कुछ अपराधों को छोड़कर, तो उसके लिए में जिसके लिए उस समय पर जब वो काम कर रहा हो उसका मानसिक रूप से सक्षम होना स्वाभाविक तो निश्चित तौर पर आवश्यक होगा। इट मीन्स टू हैव अ साउंड माइंड इज नेसेसरी फॉर द क्रिएशन ऑफ मेंसरिया। भाई, जब आपका दिमाग साउंड माइंड होगा तभी आप मेंसरिया बनाएंगे अपने दिमाग में। जब आपका दिमाग ही सही नहीं होगा, मानसिक स्थिति ही सही नहीं होगी, तो मेंसरिया कहां से बनेगा। सो व्हेन ए पर्सन सफरिंग विद मेंटल डिसेबिलिटी, यानी कि जब कोई व्यक्ति मानसिक अक्षमता से जूझ रहा है तो निश्चित तौर पर ही विल नॉट बी लायबल अंडर एनी क्रिमिनल लॉ फॉर एनी ऑफेंस ऑन द बेसिस ऑफ एनी एक्ट ऑफ हिम। व्हाई? ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ मेंसरिया। यानी कि वह मानसिक असमर्थता से जूझ रहा है और मानसिक असमर्थता से जूझने के कारण उसको क्रिमिनल लॉ में लायबिल नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि जिस समय उसने वो एक्ट किया वो मानसिक असमर्थता के उस कारण उसने कर दिया। और मानसिक जब आदमी असमर्थ होता है तो इसका मतलब उसका मेंसरिया रहा ही नहीं होगा दिमाग में। दुराशय तो हो ही नहीं सकता, जिसका मानसिक असमर्थता है उसकी दुराशय तो दिमाग में उत्पन्न ही नहीं हो सकती। कहने के लिए मतलब जरूरी हो गया कि आपराधिक दायित्व के लिए अभियुक्त में दुराशय का होना अनिवार्य तत्व है, और जिसके लिए उस समय जब उसने वो कार्य किया उसका मानसिक रूप से सक्षम होना स्वाभाविकता निश्चित डेफिनेटली आवश्यक है। अब अगर देखें तो किसी व्यक्ति में जो मेंटल इनकैपेसिटी होती है वो भी 3 कारणों से होती है जनरली। एक तो या तो वो इन्फेंसी के कारण होगी। इन्फेंसी माने चाइल्डहुड, मतलब बालकपन, बचपना। तो जो बालकपन से होगी वो इन्फेंसी किस तरह की होगी? लगभग नेचुरल टाइप की हुई ना। नेचुरल यानी कि उम्र है तो वो तो नेचुरल ही होती है उम्र किसी भी व्यक्ति की। प्राकृतिक अक्षमता उसे कहेंगे, प्राकृतिक रूप से असमर्थ। प्राकृतिक रूप से उम्र तो प्राकृतिक रूप से होते हैं असमर्थ। दूसरा है पागलपन यानी कि अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, जिसमें आप ये कह सकते हैं कि पागलपन क्या प्राकृतिक होता है या किसी बीमारी के कारण होता है। तो दोनों चीजें हैं, प्राकृतिक भी हो सकता है पागलपन, हो सकता है कि स्वभावतः जब से पैदा हो तब से ही उसका माइंड इस तरह का हो सकता है कि उसको किसी बीमारी की वजह से पागलपन का उसके ऊपर रोग लगा हो, कोई रोगजन्य अक्षमता जिसे कहते हैं। पहला इन्फेंसी, जिसको हम पढ़ेंगे सेक्शन 82 एंड 83 में, बचपना, बालकपना, जो कि प्राकृतिक अक्षमता होती है। और अक्षमता के प्राकृतिक अक्षमता होने से ही ये कहा जाएगा भैया जब उस पर दिमाग ही नहीं है तो उस पर मेंसरिया तो रहा ही नहीं होगा। ठीक।
84 पर पढ़ा जाएगा अक्षमता ऑन द बेसिस ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, पागलपन के कारण, जो कि पागलपन क्या हो सकता है, प्राकृतिक भी हो सकता है और रोगजन्य भी हो सकता है। और तीसरी जो काइंड होती है मानसिक मेंटल डिसेबिलिटी के लिए, मानसिक अक्षमता के लिए, जो तीसरा जो कारण माना जाता है वो है इंटॉक्सिकेशन, नशा, मत्तता की अवस्था, जिसे कहते हैं हिंदी में मत्तता, नशा। मत्तता हमेशा निश्चित तौर पर मानव जनित ही होती है, मानव जनित ही मत्तता होती है, यानी कि आर्टिफिशियल टाइप की एक प्रकार की अक्षमता, मतलब जैसे आर्टिफिशियली आदमी डेवलप करता है अपने अंदर। ठीक, चाहे देखिए जब डिफेंस मिलेगा तो निश्चित तौर पर आपको देखना पड़ेगा 85 86 में डिफेंस कब मिलता है। खाली आप मतता ही से अर्थ मत लगाएं कि कोई नशे में है तो उसको डिफेंस मिलेगा, ऐसा नहीं है। 85 86 को जब आप ढंग से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। तो कहने का मतलब है तीन तरीके से जो मेंटल इनकेपेसिटी होती है वो तीन तरीके से होती है। फर्स्ट इन्फेंसी 82 83 82 83, सेकंड अनसाउंडनेस ऑफ माइंड के कारण सेक्शन 84 का डिफेंस अगर आपको चाहिए तो अनसाउंडनेस ऑफ माइंड पे 84 का डिफेंस मिलेगा। और इंटॉक्सिकेशन का अगर आपको डिफेंस चाहिए तो वो मिलेगा आपको दो सेक्शन पर, 85 और 86 उसके लिए मेंशन है। तो इसी क्रम में अब हम चलते हैं पहले वाले मेंटल इनकेपेसिटी पर, और वो पहली मेंटल इनकेपेसिटी पढ़ी जाती है सेक्शन 82 और 83 में, इन्फेंसी के आधार पर। इन्फेंसी माने बचपना, बालकपना, बालकपना किसी का, यानी कि चाइल्डहुड। दो तरह के सेक्शन है। पहला सेक्शन जो मेंशन करेगा उसमें चाइल्ड को दो भागों में बांटा गया है। पहले सेक्शन में बांटा गया है 7 साल से कम एज के बच्चे, वो आता है 82 पर। और दूसरा जो सेक्शन है वो आता है 83, वो आता है आपका दूसरी टाइप के बालकों के लिए, वो है 7 टू यानी कि अबव 7 ईयर्स ऑफ एज बट बिलो द 12 ईयर्स ऑफ एज, 7 वर्ष से अधिक लेकिन 12 वर्ष से कम आयु के बच्चे। ठीक है, तो सेक्शन 82 सिंपल प्लेन एक लैंग्वेज में कहता है, वो कहता है कि नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय ए पर्सन विच इज डन बाय ए चाइल्ड बिलो 7 ईयर्स ऑफ एज। 7 साल से कम के बच्चे के द्वारा किया गया कोई कार्य अपराध नहीं होता है कानूनन। बस ये है सीधा, 7 साल से कम के बच्चे का जो काम होता है वो अपराध की श्रेणी में नहीं आता है, ये बोलता है सेक्शन 82। और 83 क्या कहता है, हम दोनों को पहले कंबाइंड देखते हैं। 83 कहता है कि 7 से ऊपर और 12 से नीचे अपराध नहीं होगा, लेकिन इसकी साथ शर्त जोड़ी गई है, नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय ए चाइल्ड अबव 7 ईयर्स ऑफ एज, 7 साल से बड़ा लेकिन 12 साल से छोटा, वो कोई ऑफेंस नहीं होगा, लेकिन शर्त है हु हैज नॉट अटेंड सफिशियंट मेच्योरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जिसके अभी इस उसका दिमाग इतना परिपक्व नहीं हुआ है कि वो समझ सके क्या, टू जज द नेचर एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ हिज कंडक्ट ऑन दैट ओकेजन। उस समय पर जबकि वो काम कर रहा था, अपने कार्य की प्रकृति और कार्य के परिणामों को समझने में उसका दिमाग इतना परिपक्व नहीं था कि वह अपने कार्य की प्रकृति और अपने कार्य की परिणामों को समझ सके। ये प्रूव करना पड़ेगा इसमें 83 में। ठीक, तब जाकर उसका ऑफेंस नहीं माना जाएगा। और अगर उसने ये प्रूव नहीं कर पाया कि उसको सफिशिएंट मैच्योरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग उस समय जब वो ये काम कर रहा था, अपने कार्य की प्रकृति और अपने कार्य के परिणामों की उसको पर्याप्त समझ नहीं थी, अगर वो यह नहीं प्रूव कर पाया तो उसको 83 का डिफेंस नहीं मिलेगा और उसका वो कार्य अपराध की श्रेणी में समझा जाएगा। देखिए सेक्शन 82 जो कहता है
वो एक प्रिंसिपल है डॉली इन कैपेक्स। डॉली, DOLI, डोली इन कैपेक्स। इसको अगर हम हिंदी में देखें तो हिंदी में बताएं इसको ना समझ गुड़िया टाइप की एक प्रकार की। इस प्रिंसिपल पर चलता है 82, ना समझ गुड़िया। बस माने 7 साल से कम का बच्चा ना समझ होता है और उसका कोई क्रिमिनल इंटेंशन नहीं माना जाता है कि उसका कोई इंटेंशन रहा होगा या उसकी कोई मेंसरिया रही होगी। तो 82 में सीधा आ गया चाइल्ड बिलो 7 years of age is of no guilty of crime because under that age an infant is presumed। कोई भी बालक ये समझा जाता है कि वो डॉली इनकैपेक्स है। डॉली इनकैपेक्स माने वो ना समझ गुड़िया है, बस 7 साल से कम के। सीधी सी बात, 7 साल से कम में 7 साल इंक्लूड होता है, 7वां साल भी इंक्लूड होता है। जैसे आप कहेंगे कि 7 साल से कम ही है और जो फिट 7 का होगा उसका क्या होगा? फिट जिस दिन किया था उस दिन जब वो होगा उस दिन उसका 7वां साल होगा, मतलब 7वां कंप्लीट होगा जैसी, तो वो कंप्लीट वाली डेट भी इसमें इंक्लूडेड होती है। स्वयं से ही प्रिज्यूम किया जाता है कि वो लिखा है बिलो 7 years of age, मैंने बिलो तो होगा ही लेकिन उसके बराबर वाली भी एज उसमें शामिल होगी, 7 भी शामिल होगी, मतलब 7 फिट 7 भी शामिल होगी। तो कहने का मतलब 7 साल से कम के बच्चे का जो अपराध क्षम्य होता है वो किस फॉर्मूले पर होता है? वो इस सिद्धांत पर होता है, डॉली इनकैपेक्स उसे कहते हैं। डॉली इनकैपेक्स मीन्स ना समझ गुड़िया, जिसको अकल ही नहीं होती। सवाल आता है 83 पर। क्या 83 पर भी डॉली इनकैपेक्स की प्रिंसिपल काम करता है? आप कहेंगे जनरली करता है, बिल्कुल करता है, लेकिन तब करता है अगर उसने वो प्रूफ कर दिया कि उसको काम करते समय अपने कार्य की प्रकृति और अपने कार्य की परिणामों का बारे में समझने की पर्याप्त क्षमता उसके अंदर नहीं थी, समझ नहीं थी जब उसने वो काम किया। अगर वो ये प्रूव कर देगा तो तब तो हो गया डॉली इनकैपेक्स के कारण प्रिज्यूम किया जाएगा कि उसको भी अकल नहीं थी, वो भी एक प्रकार का नासमझी है। लेकिन यदि उसने ये ग्राउंड प्रूफ नहीं कर पाया, चाइल्ड बिलो above 7 years of age but below 12 years of age who has not attained maturity of understanding, जिसके पास अभी पर्याप्त क्या समझने की पर्याप्त क्षमता नहीं है, जिसके दिमाग में किस चीज को समझने की, अपने कार्यों की प्रकृति को, जो काम वो कर रहा है, इट शैल बी प्रिज्यूम्ड डॉली इनकैपेक्स। वो उस समय तो उसको डॉली इनकैपेक्स समझा जाएगा कि वो ना समझ है। बट इफ ही हैज सफिशिएंट मैच्योरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग, लेकिन यदि उसकी पर्याप्त सोच निकल जाती है, पर्याप्त समझ निकल जाती है कि भैया उसको पर्याप्त समझ थी, उसके कार्यों की प्रकृति को देखकर ऐसे लग रहा है कि उसको अपनी कार्यों का परिणाम और अपने कार्यों की प्रकृति के बारे में अच्छी खासी समझ थी, अगर ये प्रूव हो जाता है देन सच प्रिजम्पशन इज रिवर्टेबल। तब इस परिकल्पना का, जो परिकल्पना कानून में की जाती है ना समझ गुड़िया की, तब इस परिकल्पना का खंडन हो जाएगा। सच प्रिजम्पशन इज रिवर्टेबल, तब ये उपधारणा नहीं करेगी कानून, तब ये खंडन हो जाएगा। एंड ही शैल बी लायबल फॉर हिज एक्ट, तब उसको उसके कार्यों के लिए क्या माना जाएगा? जिम्मेदार माना जाएगा। और तब डॉली इनकैपेक्स चेंज हो जाएगा, किसमें? डॉली कैपेक्स में। ना समझ गुड़िया अब समझदार समझी जाएगी अगर ये प्रूव हो जाता है कि उसके कार्यों को देखकर ये प्रतीत होता है 7 साल से ऊपर के बच्चे के और 12 से नीचे के, एक इस उम्र के बीच का कोई बच्चा अगर कोई कार्य करता है और वो सेक्शन 83 का सहारा लेना चाहता है और अपने को ना समझ घोषित करवाना चाहता है, तो अगर उसके कार्यों की प्रकृति को देखकर, उसके कार्यों की प्रकृति को देखकर ये महसूस होता है, ये प्रूव हो जाता है कि उसको अपने कार्यों की प्रकृति का अच्छे खासा अंदाज था और उसको समझ थी, तो ये डॉली इनकैपेक्स जो ना समझ गुड़िया का एक ग्राउंड है, ये खंडित हो जाएगा, ये टूट जाएगा, ये परिकल्पना। अब समझा जाएगा कि वो समझदार गुड़िया है, डॉली कैपेक्स है, और उसको जिम्मेदार ठहराया जाएगा, क्रिमिनली लायबल ठहराया जाएगा। देखिए,
अगर अब इन दोनों सेक्शंस को पढ़ने के बाद अगर हम कहें कि देयर इज ए कंप्लीट लायबिलिटी टू पनिश आफ्टर 12 ईयर्स ऑफ एज, अगर कंप्लीट लायबिलिटी की बात करें तो वो 12 साल के बाद ही, कंप्लीट 12 साल के तो बाद होनी ही होनी है, लेकिन 12 से पहले गुंजाइश है। 7 तक तो बिल्कुल गुंजाइश नहीं है, तो बचेगा ही, फंसेगा नहीं। लेकिन 7 से 12 के बीच में गुंजाइश दिखाई देती है, वो 83 में है। अगर किसी को क्रिमिनल लायबल बनाना है तो ये गुंजाइश बची हुई है कि उसको ये प्रूव करो, उसके खिलाफ ये प्रूव करो कि वो उसको अपने कार्यों की प्रकृति का परिणाम अच्छे से मालूम था। अगर ये प्रूव कर देगा, प्रोसिक्यूशन ये प्रूव कर दे, तो निश्चित तौर पर उसको भी क्रिमिनली लायबल बनाया जा सकता है। 7 से ऊपर, 12 से नीचे वाले को। लेकिन 12 के ऊपर तो फिर क्रिमिनल लायबिलिटी हर आदमी की होती ही होती है। ठीक हो गया। इन कुछ ग्राउंड्स को छोड़कर, जहां के अब आगे आएंगे अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, ड्रंकनेस, ये सब उनको छोड़कर, जहां तो एग्जाम्पशन है, एग्जाम्पशन को अलग पढ़ा जाता है, लेकिन जनरली सामान्यतः देखिए। अब 83 पर कुछ एग्जाम्पल्स को कोट करते हैं। सपोज, मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं वैसे तो उसको, चाइल्ड ऑफ 9 years stole a necklace worth rupees 1 lakh and sold it to B for rupees 10. एक लाख का उसने हार निकाला अपनी माँ के उससे सपोज, और बाहर जाकर उसने उसके बदले में कुछ खा लिया या उसने उसके बदले में कुछ पैसे ले लिए, तो क्या लायबिलिटी होगी उस चाइल्ड की 9 years की? ये सवाल है। Then A is put up on the trial on the charge of theft and B is put on the trial on the charge of receiving stolen property. यही तो होगा। जब ट्रायल होगी तो 2 पर होगी। ए पर ये होगी, किसी की होगी ट्रायल, उस पर चोरी की ट्रायल होगी उस 9 साल के बच्चे पर, और बी पर ये ट्रायल होगी कि उसने चोरी का सामान खरीदा है। अब आपको लायबिलिटी डिसाइड करनी है ए और बी की अंडर क्रिमिनल लॉ। अंडर क्रिमिनल लॉ जब आप डिसाइड करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि भाई इस तरह के जो एग्जाम्पल दिए जाते हैं वो ये इसलिए कंफ्यूज किया जाता है। 1 लाख के आइटम को 10 रुपये 20 रुपये में दिखाया जाता है ताकि आदमी को ये सब समझ में लगे कि यार इस बच्चे को तो क्या है, अपनी कार्य की प्रकृति का ही मालूम नहीं है। 1 लाख का हार इसने 10 रुपये में बेच दिया, या 1 लाख के हार के बदले इसने 10 रुपये की चीज़ ले ली। आदमी इमोशनली उसमें गलत तरीके से क्या करता है, उसको एक्सप्लेन कर देता है। इसीलिए इस तरह की प्रॉब्लम दी जाती है। तो इस प्रॉब्लम में जो है ए भी गिल्टी ऑफ थेफ्ट समझा जाएगा और बी को गिल्टी माना जाएगा किसका, रिसीविंग स्टोलन प्रॉपर्टी का, क्योंकि बिकॉज द एक्ट ऑफ द चाइल्ड ऑफ 9 years ऑफ स्टीलिंग द नेकलेस, जो उस बच्चे ने चाइल्ड ने जो जवार जो हार उसने अपनी माँ का लिया है मानो सपोज, और सोल्ड इट एट अ लेसर प्राइस, और उसने उसके बाद उसको बहुत कम कीमत पर बेच दिया, बहुत कीमती हार को बहुत कम कीमत पर बेच दिया। इट शोड, ये क्या शो कर रहा है, दैट ही हैड अटेंडेड सफिशिएंट मेच्योरिटी ऑफ माइंड। ये इस बात को प्रकट कर रहा है कि भैया लाख रुपए का भले उसने 10 में दे दिया, लेकिन इस बात को तो पता कर रहा है कि भैया इस चीज को बेचा जाता है और बेचने के बाद पैसा रिसीव किया जाता है। तो बेचना, घर से चीज निकालना, उसको बेच डालना, चाहे वो महंगी चीज है उसको कम पर बेच देना, लेकिन ये आपके दिमाग को तो ये दर्शाता ही है कि आपको अपने कार्य की प्रकृति पता है कि किसी चीज को निकालकर, घर से निकालकर कम कीमत पर भी बेचा जा सकता है और उसके बदले में पैसे मिल सकते हैं। इट शोड दैट ही हैज sufficient maturity of mind to understand and judge the nature of and consequences of his act। ये इस बात को शो कर रहा है कि उसको अपने कार्य की प्रकृति का और परिणामों का भी पता था, तभी तो उसने वो चीज बदले में बेच दी।
बेच दी, बेचने का तो जब उसको पता है, चाहे वो कीमत अधिक कीमत का कम में बेच दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए अगर वो हार को वैसे ही घर से लाता 9 साल का बच्चा और रास्ते में किसी को वैसे ही पकड़ा देता, किसी जोगी को, या कहीं नाली में वैसे ही फेंक दे के आ जाता, तो तब ही समझा जाता कि उसको कुछ पता ही नहीं है अपने कार्य का, ये चीज़ बड़ी कीमती है, इसको ऐसा नहीं फेंकना है, ऐसा नहीं करना है, किसी को ऐसे ही नहीं देना, ये सब चीज़ें ये शो करती। लेकिन जब वो उस चीज़ को ला रहा है छुपा कर घर से और बाजार में उसको किसी चीज़ के लिए या कैश में उसको कम कीमत पर बेच दे रहा है, तो इसका मतलब उसको अपने कार्य की प्रकृति मालूम है। तो ये जानबूझकर इस तरह की प्रॉब्लम आपको दी जाती है कि ज़्यादा प्राइस पर दिखा दिया और उसके बाद कम प्राइस पर उसको बेचवा दिया और उम्र बता दी 9, 10, 11 कुछ भी। ऐसे ही कुछ टाइम पर यह भी सवाल आता है कि a child of 10 years of age picked up a knife, वो एक चाकू उठाता है, एंड एडवांस टुवर्ड्स द डिसीज, और मृतक आदमी के प्रति उसको लेके जाता है तेजी से, विद अ थ्रेटनिंग जेस्चर, साथ में उसके धमकाने वाले अंदाज से हाव भाव होते हैं। और वह बच्चा क्या कह रहा है, ही सेइंग दैट ही वुड कट हिम टू अ बिट्स, वो उसको टुकड़ों में काट डालेगा, हाथ पे चाकू है और आदमी की तरफ बढ़ रहा है और कह रहा है मुंह से क्या, he would cut him, and finally actually he did cut him, वो उस आदमी को काट भी डालता है। तो उस 10 साल के बच्चे का जो जुर्म है वो उसकी क्या लायबिलिटी होगी। देखिए सीधा है, आप जब इस तरह के इसको एक्सप्लेन करेंगे तो यहां लिखेंगे आप कि दो चाइल्ड बिटवीन 10 years picked up his knife and advanced towards the deceased विद अ थ्रेटनिंग जेस्चर, हालांकि जो बच्चा उस चाकू को धमकाने वाले अंदाज में लेकर चल रहा है वो भले ही 10 साल का है और धमकाने वाले अंदाज में उसको क्या कर रहा है, अपनी भाव भंगिमाओं को दिखा रहा है और ये कह रहा है कि दैट ही वुड कट हिम टू बिट्स, एंड ही डिड एक्चुअली कट हिम। हिज एंटायर एक्शन लीड्स, ये उसका पूरा का पूरा जो एक क्रियाकलाप है ये इस बात को शो करता है, ओनली वन कंक्लूजन, दैट क्या, ही इज इंटेंडेड, उसका इरादा था, टू डू, वो करने का उसका इरादा था, एंड दैट ही न्यू अ ब्लो इन्फ्लिक्टेड बाय हिम विद द नाइफ वुड इफेक्चुएट हिट इंटेंशन, उसको ये मालूम था हर समय। देखिए जब वो धमका रहा है, हाथ में चाकू है कि मैं तुझे काट डालूंगा और बाद में काट भी डालता है, इसका मतलब इरादा इसी को तो कहते हैं, इसी को तो इरादा कहते हैं। इसका मतलब उसका इरादा था और वो इस बात को जानता था कि मेरे इरादे की पूर्ति इसी चाकू से होगी। ही वुड इफेक्चुएट हिज इंटेंशन, वो अपने इरादे को पूरा कर देगा इस चाकू से। तो ठीक, तो इस मामले में क्या होगा, वो साफ साफ है, इंटेंशनली उसका काम है, भले उसकी उम्र 10 साल की है लेकिन वो उसकी मौत के लिए वो जिम्मेदार होगा। द चाइल्ड शुड नॉट नो द नेचर, मैंने अगर आपको 83 का डिफेंस चाहिए तो आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि चाइल्ड शुड नॉट नो द नेचर एंड फिजिकल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हिज कंडक्ट, कि बालक को, उस बच्चे को जो 10 साल का है, अपने कार्य की प्रकृति का और उसके परिणामों का समझ नहीं थी। लेकिन इस केस में तो समझ कहां से दिखाई दे रही कि समझ नहीं थी, तो साफ दिखाई दे रहा है उसका इरादा उसको मारने का था और बोल भी रहा था मुंह से कि आई विल कट हिम टू बिट्स, एंड फाइनली ही एक्चुअली कट्स दैट पर्सन, और फाइनली उसने कर दिया, उसने अपने इरादे को क्या कर दिया, परिणित कर दिया, मतलब कार्य में। तो साफ साफ इंटेंशनल दिखाई दे रहा है। तो ये था डॉली इन कैपेक्स और कैपेक्स के मामले कि कैपेक्स कब होता है, जब कैपेक्स तब हो जाएगा जबकि उसको सफिशिएंट मैच्योरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग किसी मामले में प्रूव कर दी जाती है, चाइल्ड अबव द 7 years बट बिलो द 12 years ऑफ एज। तो ये पहला ग्राउंड आता है आपका 82 और 83 पर, ग्राउंड ऑफ इन्फेंसी। और इस इन्फेंसी से क्या शो होता है, मेंटल डिसेबिलिटी के कारण। क्यों छम्मे बनाया गया इसको, मेंटल डिसेबिलिटी के कारण। जो मेंटली जिस पर इतनी समझ नहीं है उस पर मेंसरिया ही नहीं होगा, और जब मेंसरिया ही नहीं होगा तो क्राइम भी नहीं होगा। इस जनरल प्रिंसिपल पर ये रखा हुआ है 82 और 83। और अब नेक्स्ट आता है इस पर 84 पर, वो आता है अनसाउंडनेस ऑफ माइंड। तो सेक्शन 84 जो है वो अनसाउंडनेस ऑफ माइंड पर एक्सक्यूज देता है कि अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, जिसे हिंदी में कहते हैं चित्त विकृति या मत्तता,
चित्त विकृति भी कहते हैं। मन, चित्त माने मन और उसकी विकृति हो जाना, मन की विकृति, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड। देखिए अनसाउंडनेस ऑफ माइंड ये भी एक प्रकार की मेंटल इनकैपेसिटी है, जिस पर हम कह चुके हैं कि 3 प्रकार की होती है, उसमें एक प्रकार का अनसाउंडनेस ऑफ माइंड भी है, मेंटल इनकैपेसिटी। यानी कि जब अनसाउंडनेस ऑफ जो माइंड वाला जो व्यक्ति होगा, उसका ये माना जाता है कि उसकी भी मेंसरिया नहीं होगा, तो क्रिमिनल लायबिलिटी उसकी भी नहीं होगी। स्वस्थ उसका दिमाग है ही नहीं, अनसाउंडनेस है, विकृत चित्त है, यानी कि उसका जो काम होगा वो सिर्फ एक फिजिकल काम करेगा, जो कुछ भी करेगा वो फिजिकल करेगा बिना मेंटल लेवल के। जबकि स्वस्थ आदमी क्या करता है, मेंटल लेवल के साथ फिजिकल काम करता है, तब वो क्राइम होता है। तो यहां मेंटल एलिमेंट absent है, हिज एक्ट इज नॉट कपल्ड विद द मेंटल इंटेंशन, एंड उसका जो काम होगा वो एक प्रकार से मात्र फिजिकल एक्ट ही हो पाएगा अनसाउंडनेस ऑफ माइंड का, क्योंकि उसमें तो उसका मानसिक स्तर तो उसमें शामिल होगा ही नहीं। देखिए तो सेक्शन 84 कहती क्या है। सेक्शन 84 को अगर हम प्लेन लैंग्वेज उसकी देखें, नेगेटिव डेफिनेशन है सारी। ऐसा कोई भी चीज अपराध नहीं है जो कि किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा किया जाता है जो कि उसको करते समय, उस काम को करते समय बाय रीजन ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड। देखिए एरो करके जो बना रखे हैं वो उसके एसेंशियल एलिमेंट में आप लिखेंगे बाद में, जब आप एग्जाम देंगे तो उसमें एसेंशियल एलिमेंट में लिखेंगे कि जो कोई आदमी अनसाउंडनेस ऑफ माइंड से काम करना चाहिए और काम करते समय उसको अनसाउंडनेस ऑफ माइंड होना चाहिए, और उस अनसाउंडनेस ऑफ माइंड के कारण, बाय रीजन ऑफ दैट अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, ही इज इनेबल या इनकैपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ द एक्ट। अपने काम की प्रकृति को भी नहीं जानता है वो, कि जो मैं क्या कर रहा हूं इस बारे में उसको कोई नॉलेज नहीं होती है। किस कारण से? अपने विकृत चित्त के कारण, अपने दिमाग खराब होने के कारण। जब काम को कर रहा है उस समय उसको ये पता ही नहीं होता है, उसको कोई ज्ञान ही नहीं होता है कि मेरे काम की प्रकृति क्या है, इसके क्या परिणाम होंगे, उसको कुछ मालूम नहीं है। वो कर डालता है, यानी कि फिजिकली कर देता है विदाउट एनी मेंटल इंटेंशन। इसका मतलब उसको अपने काम का जो कर रहा है अनसाउंडनेस ऑफ माइंड के दौरान, जिस कार्य को कर रहा है, जिसे कि अपराध कह रहे हैं कि अपराध हो गया है, तो उसको ये मालूम नहीं था कि जब वो काम को कर रहा था तो उसकी नेचर क्या है और उसका परिणाम क्या होगा, और ना ही उसको ये भी मालूम नहीं था, लीगल इफेक्ट भी नहीं जानता था, यानी कि और दैट ही इज डूइंग व्हाट इज ईदर रॉन्ग और कॉन्ट्ररी टू द लॉ। और ना ही उसको ये मालूम था, यानी कि लीगल इफेक्ट भी मालूम नहीं थे कि जो कुछ वह कर रहा है वो गलत है या कानून के विपरीत है, ऐसा कुछ उसको मालूम नहीं था। ठीक हो गया। तो अगर डिफेंस लेना है तो ये बात प्रूव करनी पड़ेगी कि व्यक्ति को, देखिए जब कभी भी डिफेंस 84 का डिफेंस यानी कि एक्यूज को लेता है, तो अगर जब कभी भी उनको 84 का अनसाउंडनेस ऑफ माइंड का डिफेंस कोई भी पार्टी माने अक्यूज पार्टी लेना चाहती है, तो उसको 3 एलिमेंट प्रूव करने पड़ेंगे। आपको डेफिनेशन से साफ दिखाई दे रहा होगा। पहला कि एक्यूज ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, अनसाउंड माइंड का था, है, जो भी है, और दैट ही हैड डन द सैड एक्ट ड्यूरिंग अनसाउंडनेस ऑफ माइंड। अनसाउंड माइंड का था, अनसाउंड माइंड के अवस्था में जब वो काम कर रहा था उसमें उसका दिमाग ही अनसाउंड था, बिल्कुल, माने दिमाग खराब हो रखा था उसको बिल्कुल। दैट ही हैड डन द सैड एक्ट ड्यूरिंग अनसाउंडनेस ऑफ माइंड। उसने जब काम किया वो अनसाउंडनेस ऑफ माइंड के दौरान किया। तीसरा, इफेक्ट ऑफ अनसाउंडनेस माइंड वाज दैट, उस अनसाउंडनेस माइंड का क्या परिणाम हुआ कि दैट उस पागलपन के दौरे में जब उसको पड़ा हुआ था, उसी समय वो काम कर रहा था, एक्यूज वॉज इनकैपेबल टू नो द नेचर एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हिज एक्ट। वो जो अपराधी था, जो विकृत चित्तता के समय काम कर रहा था, वह
विकृत चित्तता के कारण यानी कि अनसाउंडनेस ऑफ माइंड के कारण अपनी कार्य की न तो नेचर जानता था, न प्रकृति जानता था, न ही उसकी कॉन्सिक्वेंसेज माने परिणाम जानता था, न ही कुछ जानता था, परिणाम भी नहीं जानता था, न ही उसकी प्रकृति जानता था, और न ही वो ये जानता था कि मैं जो कुछ कर रहा हूं वो कानूनन विपरीत बात है या गलत है। ऐसा कुछ उसको पता नहीं था, लेकिन उसने काम कर दिया। ये तीन चीजें जब वो प्रूफ कर देगा, कौन, डिफेंस का, अपने डिफेंस में, तब जाके उसको 84 का लाभ मिलेगा, अन्यथा उसको लाभ नहीं मिलेगा। देखिए, जो अनसाउंडनेस ऑफ माइंड की जो एक प्रिंसिपल रखी गई है कानून में, ये कुछ मैगजिम्स होती हैं, और उन मैगजिम्स ग्रीक मैगजिम है, उनको छोड़िए, उनको मैं वैसे डिफाइन कर देता हूं। एक कोई भी जो पागल व्यक्ति होता है वो अपने पागलपन से ही स्वतः दंडित है। एक तो इस मैगजीन पर है, वो खुद ही दंडित है, समाज में दंडित है, भगवान की नजरों में दंडित है, मैंने उसको पागल बना दिया, वो खुद ही दंडित है। एक तो इस थ्योरी पे चलता है, जो इसे डिफेंस मिलता है, भाई पागल व्यक्ति को क्या पागल, क्या मारना और क्या सजा देनी है, वो तो खुद ही अपने पागलपन से भगवान ने उसको ऐसे ही दंड दे रखा है, स्वतः दंडित किया हुआ है। एक तो ये मैगजीम है, और एक मैगजीम ये है कि पागल व्यक्ति को एक अपसेंट व्यक्ति के समान ही माना जाता है। माने पागल व्यक्ति और अपसेंट व्यक्ति, माने जो अनुपस्थित है, उसी के तुल्य माना जाता है। इसका मतलब उसको क्रिमिनली लायबल इसीलिए नहीं बनाते। देखिए, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड एक ऐसी मानसिक इनकैपेसिटी है जो कि किसी व्यक्ति के दिमाग में मेंसरिया को बनने ही नहीं देती, कायदे से एक प्रकार से अक्षम बना देती उसको। तभी तो ये कहा जाएगा कि भाई ये अनसाउंडनेस ऑफ माइंड है, साउंड ही नहीं है उसका, स्वस्थ ही नहीं दिमाग। जब दिमाग स्वस्थ नहीं तो उसमें कोई दुराशा ही नहीं आएगा, वो तो जो कर रहा है वो सब सही है और सब गलत है, तो फिर पागल की नजरों में। तो इसका मतलब ये आपको जानना है कि 84 का डिफेंस लेने के लिए क्या बात आई। 84 का डिफेंस लेने के लिए बचाव पक्ष को यानी कि डिफेंस लॉयर को ये साबित करना होगा कि काम, पहला तो ये चीज साबित करना पड़ती है कि काम करते समय जो था, जिस समय वो काम कर रहा था, वो व्यक्ति काम करते समय क्या था, विकृत चित्त था, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड था। और दूसरा कि उस अनसाउंडनेस ऑफ माइंड के कारण वो अपनी कार्य की प्रकृति और अपने कार्य के परिणामों को जानने में या उसके लीगल इफेक्ट को जानने में कि ईदर व्हाट इज डूइंग, वेदर इट इज रॉन्ग और ईदर इट इज रॉन्ग और कॉन्ट्रेरी टू द लॉ, ये वो कुछ नहीं जानता था। ना वो लीगल इफेक्ट जानता था, ना वो ये विधिक प्रभाव जानने में समर्थ भी नहीं था कि जो वो कुछ कर रहा है वो कानूनन विपरीत बात है, गलत बात है, उसको नहीं करना चाहिए, ऐसा उसको कुछ पता नहीं था। अगर ये दो चीजें, दो या दो तीन चीजें जो भी हैं वो ये प्रूव कर देगा डिफेंस लॉयर, तब जाकर उसको 84 का डिफेंस मिलेगा। अब देखिए, अगर हम अनसाउंडनेस ऑफ माइंड की बात करें तो अनसाउंडनेस ऑफ माइंड कायदे से आदमी दो प्रकार से होता है। या तो एक प्राकृतिक रूप से, यानी कि जो बचपन से ही ये पागल, माने अनसाउंडनेस ऑफ माइंड है, बिल्कुल इडियट जिसे कहते हैं, बुद्धू, कुछ नहीं, दिमाग खराब, खत्म, किसी काम का नहीं। तो एक तो हो गया जन्मजात मूर्ख, द पर्सन हु आर इडियट बाय बर्थ। ऐसे भी लोग हैं जो बाय बर्थ ही इडियट होते हैं, यानी कि पागल टाइप के ही होते हैं, मतलब उनका दिमाग ही इतना वो होता है बेकार कि उनको कुछ समझ नहीं होती। ये इन लोगों को जो है हमेशा बचाव प्राप्त होगा अनसाउंडनेस ऑफ माइंड का। क्यों? क्योंकि ये तो नेचुरल है, ये तो प्रूव्ड हो गया कि भाई ये तो लीगली भी अनफिट है, अनसाउंड है, और मेडिकली भी अनसाउंड है, बाय बर्थ ही अनसाउंड है। लेकिन कभी कभी कुछ पागलपन के कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, द पर्सन हु इज सब्जेक्टेड टू दी अनसाउंडनेस ऑफ माइंड पीरियडिकली, कभी कभी दौरे पड़ते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको कि पागल नहीं होते हमेशा। आपने कुछ लोगों को देखा होगा, पागल के कभी कभी उनको दौरे पड़ते हैं तो पागलों की हरकत करते हैं, और कुछ समय वो नॉर्मल रहते हैं। तो इस तरह के भी लोग पागलपन के दौरे में आते हैं। तो ऐसे ही वाले लगभग इन्हीं को ही प्रूफ करनी पड़ती है ज्यादातर ये बातें 84 की। वो है कि ऐसे जो व्यक्ति होते हैं जिन्हें कभी कभी पागलपन के दौरे पड़ते हों, उसका यानी कि सेक्शन 84 का डिफेंस उसे तभी मिलेगा जबकि उसने वो काम, जिस काम के लिए उसको आरोपित किया गया है, यानी कि चार्ज लगाया गया, जबकि उसने वो काम जिसके लिए उसको आरोप लगा के कटघरे में खड़ा किया गया है, पागलपन के दौरे के दौरान किया होगा, तब इसको डिफेंस मिलेगा। और पागलपन के दौरे के समान भी उसको ये प्रूव करना पड़ेगा कि उस पागलपन के दौरे के कारण मुझे यही नहीं पता था कि मैं यही नहीं जानता था कि मैं सही कर रहा हूं या गलत कर रहा हूं, मुझे अपने काम की प्रकृति नहीं मालूम थी, मैं अपने काम के परिणाम ही नहीं जानता था,
ये दोनों चीजें उसको प्रूव करनी पड़ेंगी। सिर्फ एक से काम नहीं चलेगा कि वो काली है, कि ये प्रूव हो जाए कि वो उसको दौरे पड़ते थे, बस इतने से काम नहीं चलेगा। मैंने अगर उसको डिल्यूजन होता है तो इसका मतलब ये नहीं है खाली कि उसको मात्र इसी बात का डिफेंस मिल जाएगा। अगर इस 84 की बात करें तो 84 पे एक रूल विशेषकर आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है और आपको एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत देखने को मिलेगा, उसे कहते हैं मैकनॉटन रूल। मैकनॉटन रूल एक आदमी का नाम है, मैकनॉटन। ये देखिए एक केस है मैकनॉटन रूल। इसके मैं वैसे थोड़ा सा कुछ वैसे फैक्ट आपको बता देता हूं कि इसमें ये होता है, एक मैकनॉटन जो आदमी था उसने एक डरमोंड नाम के आदमी को गलती से मार दिया, जबकि वो वास्तव में इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर को मारना चाहता था उस समय के। तो जब कोर्ट में गया वो केस, तो बाद में उस समय कुछ फैक्ट आए होंगे, उसमें ये प्रूफ हुआ कि मैकनॉटन को कोर्ट ने, वहां की कोर्ट ने उस समय क्या करा, मर्डर का दोषी नहीं पाया। किस ग्राउंड पर? ये कह दिया कि भैया ये इनसेन था, ये पागल था ये बस, और उसके बाद उसको छोड़ दिया। उसके छोड़ने से जब वो छूट गया तो पब्लिक के जो सेंटिमेंट्स होते हैं उस केस के बाद भड़क गए कि भाई मैकनॉटन को ऐसे ही कैसे छोड़ दिया, ठीक। और इससे पब्लिक के बीच में रोष बढ़ा और पब्लिक का रोष, अमंग द पब्लिक dissatisfaction is raised to such an extent that it becomes the subject of debate in the House of Lords। उस समय हाउस ऑफ लॉर्ड में ये एक विवाद का मुद्दा, वही बहस का मुद्दा बन गया। जब बहस का मुद्दा बना, पब्लिक सेंटिमेंट्स उसके अगेंस्ट थे, इस मामले के डिसीजन के अगेंस्ट थे, फिर केस दोबारा खुला, द केस वाज रीओपेंड। तो उस केस में जस्टिस थे कॉकबर्न। ये पूछा जाता है, उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है कि मैकनॉटन केस में मैकनॉटन केस में तो कॉकबर्न तो उसके लॉयर थे, ठीक। टंडेल चीफ जस्टिस थे। उन्होंने ये डिसाइड किया कि उन्होंने ही इस केस को डिसाइड किया, जो ये रूल आप 82 में पढ़ रहे हैं, यही सब कुछ रूल उस समय बाद में जब रीओपन हुआ, ये दोनों जो बेसिक्स हैं इंडियन लॉ का जो बैकबोन है, इस टेस्ट का बैकबोन क्या है, वही केस मैकनॉटन का। तो वही जो रूल वहां पर बनाए गए वही इंडियन लॉ है रिलेटिंग टू द इंसेनिटी। इसका मतलब जो तब के केस रीओपन होने के बाद चीफ जस्टिस ने जो फैसला दिया, उसमें ये जो रूल दिए गए उसमें है, उन्होंने कहा कि अ पर्सन कैन बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम क्रिमिनल लायबिलिटी इफ ही एट द टाइम ऑफ डूइंग द एक्ट, काम को करते समय या तो असमर्थ था ये जानने में कि उस अपने कार्य की प्रकृति को जानने में असमर्थ था, और पागलपन के दौरान काम उसने कब किया हो, ही वॉज इंसेन एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ द ऑफेंस, पहला, तब उसको एग्जम्पशन मिलेगा क्रिमिनल लायबिलिटी से, अगर वो ये प्रूव कर देगा कि काम के करते समय, जिस समय वो अपराध घटित हुआ उस समय वो पागलपन के दौरे में था, मैंने पागलपन के दौरे के कारण उसने किया, और पागलपन के दौरे के कारण ही वह अपने कार्य की प्रकृति को और उसके परिणामों को जानने में और उसके विधिक प्रभाव कि क्या वो सही है क्या वो गलत है ये जानने में वो कतई भी तौर पर असमर्थ था। अगर वो यह अपने आप में प्रूफ कर देगा तो तब जाकर उसको डिफेंस मिलेगा। ये रूल, जब मैकनॉटन रूल इसी को कहते हैं, और यही मैकनॉटन रूल 84 पर है लिखा हुआ, यही बैकबोन बना इंडिया में इसी रूल को अपनाया जाता है सेम। तो देखिए अब बात आती है, दो टेस्ट होते हैं। देखिए इंसेनिटी के, पागलपन के दो टेस्ट हैं, एक तो होता है लीगल टेस्ट इंसेनिटी का और एक होता है मेडिकल टेस्ट। दो टेस्ट हुए, या तो आप बोलो भाई ये आदमी लीगली इंसेन है, माने विधिक रूप से ये असमर्थ पागलपन के दौर पागल है, या आप कहें आप उसको मेडिकली इंसेन है। इन दो टर्म्स में बड़ा डिफरेंस है। मैंने इनको नोट्स पे नहीं लिखा क्योंकि ये फिर लंबे हो जाएंगे, इसलिए मैं इसको ऑडियो बोल रहा हूँ। आप चाहें तो उसको सुनकर अपने आप से इसको फिर लिख सकते हैं खुद से। देखिए लीगल टेस्ट ऑफ इंसेनिटी की जो बात है
अगर इसको देखेंगे तो ये आपको एक केस को सुनेंगे तो आप उसमें कुछ समझेंगे। वो केस था, लीडिंग केस उसको कहते हैं, वो भी एक अच्छा केस है। मोहम्मद हुसैन वर्सेस किंग एम्पायर का एक केस है। इसमें मोहम्मद हुसैन जो अपराधी है उसका अपनी बीवी के साथ कुछ झगड़ा होता है एंड ही किल्ड हिज वाइफ विद नाइफ। उसने अपनी बीवी को मार दिया और उसके बाद मारने के बाद वो क्या किया, अपने घर से बाहर निकला। वाइल गोइंग आउट ऑफ हिज हाउस ही मेट अ पुलिस कांस्टेबल टू हुम ही कन्फेस हिज गिल्ट। वो रास्ते में एक पुलिस के कांस्टेबल को मिला और उसने अपने साथ पूरी की स्टोरी उसको बता दी, भैया मेरे बीवी के यहाँ झगड़ा और मैंने अपनी बीवी को काट दिया, मार दिया। अपने अपराध को उसने स्वीकार किया। जब स्वीकार किया वो थाने लाए, जेल लाए होंगे, थाने लाए होंगे उसको। ही नरेटेड द सेम स्टोरी इन द पुलिस स्टेशन। उसने वहां भी वही स्टेशन में वही कहानी बजे। लेकिन बाद में जब केस चला तो उसने जो डिफेंस लिया वो इंसैनिटी का ले लिया, पागलपन का, कि भैया जब मैंने ये काम किया था उस समय मुझे पागलपन का दौरा पड़ गया था। ठीक। एक्यूज्ड को जब मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए ले जाया गया तो वहाँ का जो सिविल सर्जन था उसने उसका एग्ज़ाम मैंने उसका परीक्षण किया अपराधी का, और आफ्टर एग्जामिनेशन उसने रिपोर्ट सौंपी। उसने रिपोर्ट में लिखा ही वॉज इनसेन एट द टाइम ऑफ हिज एग्जामिनेशन। जब उसको लाए थे उसके बाद मेडिकल हुआ तो मेडिकल जो रिपोर्ट आई उसने डॉक्टर ने लिखा कि जब उसको उसके सामने लाया गया, किसके सामने, डॉक्टर के सामने, तो वह उस समय क्या था, पागलपन के प्रभाव में था। ही वॉज इनसेन एट द टाइम ऑफ हिज एग्जामिनेशन। और उसने जब रिपोर्ट लिखी बट ही मेड नो कंक्लूजन, उसने कोई निष्कर्ष नहीं निकाल पाया किसके बारे में, इस तथ्य के बारे में कि वेदर द एक्यूज वॉज इनसेन एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ द ऑफेंस। इस बारे में उसका कोई निष्कर्ष नहीं था उस रिपोर्ट पर कि क्या अपराधी अपराध को करते समय, उस काम को करते समय, जिस काम के लिए उसको अपराधी बनाया गया है, उसको करते समय क्या वह इंसेन था, पागलपन के दौरे में था, और क्या उसका दिमाग इस प्रकार का था कि वह अपने कार्य की प्रकृति को न जानता था और न ही वह अपने कार्य की उसके लीगल इफेक्ट को जानता था। इस मामले में उस मेडिकल ऑफिसर की कोई कंक्लूजन नहीं थी। सिर्फ ये कहा था उसने उस रिपोर्ट में कि ही वॉज इनसेन एट द टाइम ऑफ हिज एग्जामिनेशन। तो जब ये रिपोर्ट कोर्ट में आई तो बाद में जब यही रिपोर्ट पर उसका फैसला कोर्ट में किया गया कि इट वाज हेल्ड। तो इस मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर ही केस चला और तब जाकर क्या कोर्ट ने डिसाइड किया, कोर्ट ने कहा कि देयर वाज अ डिफरेंस बिटवीन मेडिकल इंसैनिटी एंड लीगल इंसैनिटी। ये तो मेडिकली इंसैन हुआ ना कायदे से कि भाई जब परीक्षण किया गया उस समय वो मानसिक रूप से असमर्थ था, मानसिक पागलपन के दौरे में था जब उसके डॉक्टर के पास लाए उस समय। और लीगल इंसेन, जबकि कानूनन अगर आपको 84 का डिफेंस चाहिए तो पर्सन को लीगली इंसेन होना चाहिए। लीगल इंसेन माने ही मस्ट बी इंसेन एट द टाइम ऑफ द कमीशन ऑफ द ऑफेंस। जब उसने अपराध किया उस समय तो तब वो लीगली इंसेन माना जाएगा। अन्यथा जब आप उसका परीक्षण कराने या उसको टेस्ट करवाने डॉक्टर के पास ले जा रहे हैं तो उस समय तो मेडिकल इंसेन माना जाएगा। तो ये है लीगल इंसेन और मेडिकल इंसेन का अंतर। ही मस्ट ड्यू टू द इंसेनिटी बी इनकैपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ हिज एक्ट और दैट व्हाट इज डूइंग इज ईदर रॉन्ग और कॉन्ट्रेरी टू द लॉ। और उस समय माने काम को करते समय वो लीगली इंसेन रहा हो और उस लीगली इंसेनिटी के कारण वह अपने कार्य की प्रकृति को जानने में असमर्थ था और उसके परिणाम जानने में असमर्थ था। तो कुल मिला के क्या हुआ, बर्डन लाइज ऑन द एक्यूज्ड। कुल मिला के ये हुआ कि अपराधी के ऊपर ही इस बात का भार होता है, सबूत का भार उसके ऊपर होता है कि वो क्या प्रूफ करे, लीगल इंसेनिटी प्रूफ करे। मियर प्रूफ ऑफ मेडिकल इंसेनिटी वॉज नॉट सफिशियंट। इस केस में ये वो कहा गया कि जो मेडिकल इंसेनिटी सिर्फ प्रूफ की गई है डॉक्टर का सर्टिफिकेट लाकर, वो ये है कि वो पर्याप्त नहीं है। ठीक हो गया, वो पर्याप्त नहीं है, आपको लीगली इंसेन करना पड़ेगा प्रूफ, यानी कि आप
जब आप ऑफेंस कर रहे थे उस समय आप इंसेन थे, और उस इंसेन के दौरे में आपने अपने कार्य की प्रकृति को नहीं समझ पा रहे थे और न ही जानते थे। तो जब मैकनोटन का भी जो प्रिंसिपल मैकनोटन, जिसमें उसने डरमोंड नाम के आदमी की हत्या कर दी थी, उसमें भी जब उसको ये जब नियम बनाए गए तो उसमें भी हाउस ऑफ लॉर्ड्स के जो थे 15 जजेस बैठे थे, और उस 15 जजेस ने मैकनोटन के मामले में इंसेनिटी के संबंध में गाइडलाइंस दी थी। और उस गाइडलाइंस में कुछ गाइडलाइंस के कुछ मैं आपको वैसे बोल देता हूँ कि पहली गाइडलाइंस ये थी कि इट इज़ नेसेसरी फॉर द कोर्ट, कि ये कोर्ट के लिए ये आवश्यक है जब तक प्रूफ न किया जाए तब तक प्रत्येक व्यक्ति को साउंड माइंड माना जाएगा। अगर प्रूफ कर दिया तो तब जाकर ही इंसेन माना जाएगा, अन्यथा हर हाल में किसी भी व्यक्ति को स्वस्थ चित्त माना जाए जब तक उसको विपरीत बात सिद्ध न कर दी जाए। अर्थात सबूत का भार जो है वो डिफेंस पर ही होगा। द बर्डन ऑफ प्रूफ शैल लाई अपॉन द डिफेंस। दूसरा, भले ही अभियुक्त ने आपराधिक कार्य जो है अपनी इंसेनिटी के प्रभाव में आकर किसी ऑब्जेक्ट की पूर्ति के लिए किया हो, ठीक है, फिर भी उसे बचाव नहीं मिलेगा। भले देखिए लीगली वो इंसेन है भले ही उस समय, लेकिन अगर वह काम करते समय ये जानता था, अगर वो ये पता था कि मैं जो कर रहा हूं वो गलत है, अगर ये प्रूव हो गया कि भैया जो मैं कर रहा हूं वो काम विधि के विरुद्ध है, कानून के विरुद्ध है, भले ही उसने वो आपराधिक कार्य इंसेनिटी के दौरान किया हो, पागलपन के दौरान किया हो, किसी जो उसने उस पागलपन के समय सोचा हो उसकी पूर्ति के लिए किया हो, पागलपन के दौरे में जो उसके दिमाग में चल रहा था उसी ऑब्जेक्ट की पूर्ति के लिए भले ही उसने किया हो। लेकिन यदि अगर वो प्रूफ मिल गया कि वो ये जानता था कि उसका ये काम खतरनाक है, भाई उसका ये काम विधि विरुद्ध है, कानून के विरुद्ध है, तो तब उसको डिफेंस नहीं मिलेगा। मैकनोटन के रूल में कहा हुआ है। तभी तो मैकनोटन का 84 में यह कहा गया है कि वह उस पागलपन के दौरे के कारण अपनी कार्य की प्रकृति को और उसके परिणामों को, और कि क्या वो सही है क्या वो गलत है, ये सब समझने में उसका कोई ज्ञान नहीं था, तभी डिफेंस मिलेगा। खाली पागलपन के दौरे से ही डिफेंस नहीं मिलेगा। यदि अभियुक्त व्यक्तिगत तौर पर यह जानता था, इंडिविजुअली, पर्सनली, कि दैट द एक्ट वाज वन विच ही ऑट नॉट टू डू, यदि व्यक्तिगत रूप से ये जानता था कि काम ऐसा है कि उसे नहीं करना चाहिए, तो यह माना जाएगा कि वह काम की विधि विरुद्धता को, कि यह काम कानून के विपरीत है, इस बात को जानता था, और तब भी उसको डिफेंस नहीं मिलेगा। देखिए, और एक और रूल इसमें डाला गया, वो था कि यदि कोई एक्यूज्ड इल्यूजन से सफरिंग है, माने उसको पीड़ित है, कोई इल्यूजन है उसके दिमाग में, माने ये पागलपन का ही किसी भ्रांति से पीड़ित है वो, तो उसके जो लायबिलिटी है उसका फिक्सेशन कैसे होगा, वो फिक्सेशन उसकी काल्पनिक परिस्थितियों के अनुसार किया जाएगा, जो वो दिमाग में कल्पना कर रहा था उसके आधार पर किया जाएगा, न कि वास्तविक परिस्थितियों के अनुसार। वास्तविक परिस्थितियां क्या थी उस समय की वो नहीं देखा जाएगा, वो ये देखा जाएगा कि जब वो कर रहा था तो उसकी किस ऑब्जेक्ट के लिए कर रहा था, कल्पित क्या दिमाग में उसकी कल्पना, क्या परिस्थितियां उसके दिमाग में चल रही थी, ठीक है। और काम करते समय अभियुक्त की मानसिक स्थिति के बारे में किसी ऐसे चिकित्सक से राय नहीं मांगी जा सकती जिसने विचारण से पहले अभियुक्त को कभी न देखा हो, ट्रायल से पहले। अर्थात चिकित्सीय जो मेडिकल इंसेनिटी है और लीगल इंसेनिटी है उसमें डिफरेंस है, वो डिफरेंस हम आपको मोहम्मद हुसैन के केस में डिफाइन कर चुके हैं, ठीक है। काम करते समय ठीक हो गया। तो मैकनोटन जो केस है उसका नटसेल यही निकला कि जो मैकनोटन रूल है कि एक्यूज अनसाउंडनेस ऑफ माइंड का था, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड के दौरान उसने वो काम किया, और अनसाउंडनेस ऑफ माइंड के कारण ही वो अपनी कार्य की प्रकृति और उसके परिणामों को जानने में असमर्थ था। ये तीनों जब ये चीजें प्रूव होंगी तब जाकर ही आपको 84 का डिफेंस मिलेगा, डिफेंस को। और यदि सिर्फ कोई काम किसी व्यक्ति ने अपनी इंसेनिटी के या पागलपन के दौरान आकर किसी इमेजिनरी जो फैक्ट उसके दिमाग में चल रहे थे, कोई ऑब्जेक्ट,
उसकी पूर्ति के लिए भले ही उसने किया हो, फिर भी उसे बचाव डिफेंस नहीं मिलेगा पागल बने का। यदि वह काम करते समय, जब वो काम कर रहा था, यह जानता था कि उसका कार्य जो है विधि विरुद्ध है, कानून के विपरीत है, तो उसको डिफेंस नहीं मिलेगा। व्यक्तिगत तौर पर भी वो जाने कि उसका काम जो वो कर रहा है उसको नहीं करना चाहिए था, अगर वो ये जानता था उस समय, तो उसको डिफेंस नहीं मिलेगा। यानी कि टोटली उसको अपसेंट होना चाहिए दिमाग से ये समझने में कि उसका काम की प्रकृति क्या है, तब जाकर उस पर डिफेंस मिलेगा। तो इस प्रकार ये सारा टॉपिक खत्म हो जाता है आज आपका 82, 83, 84 और नेक्स्ट चलेगा इसके बाद इंटॉक्सिकेशन का जो डिफेंस है 85, 86 उस पर चर्चा करेंगे कल। धन्यवाद।